आपको बताते हैं कि इस पर अब विपक्षी दलों की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। एसटी हसन का बयान सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर है, ये कह रहे एसटी हसन। वक्फ को दरअसल में खत्म करना चाहती है सरकार। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में बहुत है और दिल्ली में भी बहुत सी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स वक्फ संपत्ति के ऊपर खड़ी हुई। वक्फ के अंदर हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हमारी इन सरकारों का उस पे दांत है और उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे पता है कि आपको जाना है कोर्ट में। आखिरी जवाब, ये जो सवाल बार बार किया जा रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा शुरुआत से ही कि किसी तरीके से वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए, और उसी एजेंडे में सरकार आगे बढ़ रही है। नहीं, देखिए ओवैसी साहब तो जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, वकालत किए हुए हैं, वो जानबूझ के बुद्धू बनते हैं। अदरवाइज ओवैसी साहब को पता है कि भारत का संविधान बिल्कुल वक्फ की इजाजत नहीं देता, रिलीजन के आधार पे किसी ट्रिब्यूनल की इजाजत नहीं देता। मैं दूसरी बात आते हूँ, बड़ी सीधी सी बात है। फिर भारत में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, जैन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, पारसी बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, ईसाई बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, यहूदी बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, बहाई बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर सारे ऐसे रिलीजन के बेस पे बन गए तो फिर संविधान का मतलब क्या हुआ? अरे सुनिए, संविधान सुन तो लीजिए भाई साहब, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो इसलिए हमारा संविधान कहता है 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए, यानी एक देश एक संपत्ति संहिता होनी चाहिए, एक देश एक बात सुनिए, एक देश एक धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी में कहिए तो यूनिफॉर्म, एक बार सुनिए, इसका अंग्रेजी में बता दूं, हमारा संविधान कहता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म डोनेशन कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल होना चाहिए। केवल एक कम्युनिटी के लिए मैं यही तो पूछ रहा हूँ, सब लोग समान है कि नहीं? दानिश कुरैशी 10 सेकंड, दानिश कुरैशी 10 सेकंड, उसके बाद मुझे तुरंत जाना, बाकी मेहमानों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। दानिश कुरैशी 10 सेकंड जल्दी। उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज जो है झोल खा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए, तो क्या हिंदुओं के ये जो चीजें हैं, अगर हिंदू रिलीजियस मामले जो है, रजिस्ट्रेशन के मामले, क्या वो अलग नहीं है? वो संविधान में ही है। तो अश्विनी जी, आज आप जो ये बात कह रहे हैं, इन बातों में आज दम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आप बहुत सीनियर थे और आज तो आप गोता खा रहे हैं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, देखिए जितने भी लोग हैं, सुनिए, अरे अश्विनी जी सुनिए, जितने भी लोग हैं, मैं स्वागत करूंगा, ईसाई हो, बहाई हो, जो भी हो, ये तमाम लोगों का रिलीजियस इंटरनल मैटर जो है, उसके लिए स्पेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के गलत बात मत बोलिए अश्विनी साहब। मौलाना शहाबुद्दीन नजवी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मौलाना शहाबुद्दीन नजवी साहब, क्यों इसको लेकर के ये डर सता रहा है कि अगर ये संशोधन हुआ तो वक्फ की जमीन छीन ली जाएगी? छीनने की तो बात ही नहीं है। देखिए, अभी तो मुसवदा बिल का नहीं आया है, बिल्कुल, इसलिए अभी कुछ कहना कि जमीन छीन ली जाएगी, यही नहीं छीन ली जाएगी, ये ज्यादती होगी। और हमें शक और शुबे में मुब्तला नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंटें अच्छे काम के लिए करती हैं, उसूल जो ज़ाब्ते बनाती हैं वो भलाई के लिए बनाती है, जनहित के लिए बनाती हैं। वक्फ एक्ट में कई बार तरमीम हो चुकी है, 95 में हुई, 2013 में हुई, उससे पहले भी हुई, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, बराबर जो है वक्फ एक्ट में तरमीमें और तब्दीलें होती रही हैं। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट तब्दील करना चाहती है, कोई तरमीम करना चाहती है, इजाफा करना चाहती है, तो उसका हक है, उसका इख्तियार है, करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की थी, इसका मकसद था मुसलमानों की नई नस्ल तालीम, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, और यतीमों और बेवाओं की और मसाकीन की इमदाद और सहूलत थी। मगर जो मौजूदा हिंदुस्तान में जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जितने भी हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मैं बात कह रहा हूँ कि ये जितने बोर्ड हैं, ये अपने मकसद से भटक चुके हैं। इनका साठगांठ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अधिकारी, मेंबरान का साठगांठ भूमाफिया से रहता है। और ये भूमाफिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नूर अहमद अजहरी साहब भी हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, जिस बात का इशारा इस वक्त शहाबुद्दीन नजवी साहब कह रहे हैं कि असल मकसद से वक्फ बोर्ड भटक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं अलग अलग प्रदेश के वक्फ बोर्डों में जहां पर करप्शन की शिकायत मिली है। क्या पारदर्शिता के लिए जांच जरूरी नहीं है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों?
नहीं, जैसे जो बात अभी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कही है, हाँ, ये बात हर मुसलमान के दिल में है। ये वक्फ बोर्ड जिन उद्देश्य के तहत वजूद में आया है, उससे वो उसमें खुर्द-बुर्द हुई है, वो हटा हुआ है, और बड़े लेवल पर इस पर चेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि जो लोग लोकसभा का चुनाव में मुसलमानों को निशाना बनाते रहे, छोटे मोटे नेता नहीं, वजीर आजम खुद अपनी तकरीरों में मुसलमानों के लिए बोलते रहे कि इन्हें ये मंगल सूत्र से लेकर के और आरक्षण तक की बात करते रहे, खुल करके करते रहे कि ये मुसलमानों को नहीं देंगे, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों पर से कोई बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। सर, चुनाव हो गया, हजारी साहब, चुनाव हो गया, नतीजे भी सामने आ गए, अब उससे आगे बढ़िए। सुनिए, नहीं, जो आज विराजमान है वही लोग हैं। हाँ। जो चुनाव जिस नाम से लड़े हैं, वो आइडियोलॉजी तो पेश करेंगे ना दुनिया के सामने। उनके आगे भी चुनाव है, अभी उन्हें हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में। तो विजय शंकर तिवारी, ये सब कुछ चुनाव के लिए, सियासत के लिए किया जा रहा है क्या, विजय शंकर तिवारी जी? देखो ये चुनाव तो कब का चला गया है, आप इसकी बेसिक चीजें समझिए। आपने वो दक्षिण का तिरुचंद्रई जो मंदिर है, जो तिरुचिरापल्ली में 5-6 गांव जो जहां पर मुस्लिम लगभग नहीं है, वो पूरे के पूरे गांव वक्फ बोर्ड को दे दिए गए। तिरुचंद्रई का आपको मंदिर पता है, 1500 साल पुराना जो मंदिर है, वो जो 1500 साल पुराना मंदिर है उसको इन्होंने दे दिया है। यानी 123 संपत्तियां जब दिल्ली की दी गई, 6 गांव वो भी दे दिए गए। अब ये बताइए, ये वक्फ बोर्ड की कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? यानी आपने किसी पर हाथ रख दिया कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो आप एक मिनट, आपने किसी पर हाथ रख दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो जिस पर हाथ रखा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन है। वक्फ बोर्ड को कोई समस्या नहीं है। यानी 1947 में देश में जब विभाजन हुआ, तो जो लोग भारत के पाकिस्तान गए, उनकी जमीन वहां के पाकिस्तान सरकार ने ले ली, और भारत में जो जमीन थी यहां पर जो भारत के लोग छोड़ कर गए थे, वो यहां वक्फ बोर्ड बना दिया 1954 में। भाई वहां भी सरकार ले ली थी। देखो, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए, पाकिस्तान के जो लोग भारत में आए, पाकिस्तान ने उनकी जमीन पाकिस्तान की सरकार ने ले ली, और भारत से जो लोग वहां गए उनकी जमीन को यहाँ वक्फ दे दिया गया। यहाँ की सरकार क्यों नहीं ले सकती थी? आपकी बात अभी ये नूर अहमद अजहरी, विजय शंकर तिवारी जी को रखिएगा स्क्रीन पर। नाज़िया इलाही, मैं आपके पास भी आ रहा हूं उसके बाद। 1 मिनट जी। देखो प्रत्युष जी, आज से 10-12 साल पहले, कोई 13 साल पहले वक्फ पास कितनी जमीन थी ये बता देंगे हमें। आज जो 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो आज से 13-14 साल पहले कितनी? 13 साल पहले 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो अब बढ़ करके 9.4 लाख एकड़ जमीन हो गई। जवाब दूं प्रत्युष, जवाब दूं, इसका भी जवाब है जी। यानी 1947 से इतने दिनों में 4 लाख एकड़ जमीन। ठीक है, मैं नाज़िया इलाही खान, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद गुलाम सरवर जी आपके पास भी आऊंगा। काफी देर से बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। नाज़िया इलाही खान, एक बहस का विषय यह भी है कि भाई वक्फ बोर्ड की संपत्ति 13 सालों में दोगुने से ज्यादा कैसे हो गई। अब यह दलील दी जाती है कि कई लोग, चूंकि ये वक्फ बोर्ड है, वो दान दे सकते हैं, और कई लोग दान देते हैं, जमीन बढ़ती गई, तो इसमें आपत्ति या हर्ज क्या है? नाज़िया इलाही खान, एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास शिक्षा कैसे दिलाएं, उनके पास पैसे नहीं है। वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है प्रत्युष जी। वक्फ बोर्ड ने हमेशा हड़प करने की साजिश रची है। जिस तरह से हमारे भारत के संविधान में इंसाफ देने की बात कही गई है, बार बार जस्टिस की बात कही गई है, उसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 में हर बार जमीन हड़पने की साजिशें रची गई है। चाहे आप सेक्शन 7 में चले जाइए, चाहे आप सेक्शन 104B में चले जाइए, चाहे आप सेक्शन 40 में चले जाइए और चैप्टर 5 में चले जाइए, आप सब सेक्शन 6 में चले जाइए। आपको मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक इंसिडेंट बताती हूँ। 2003 में फातिमा बेगम ने चैलेंज किया था कलकत्ता वक्फ बोर्ड को, सुन्नी बोर्ड को, कि भैया तुमने मेरी जमीन भी हड़प ली, मैं तो मुसलमान हूं, मेरी क्यों हड़प ली। एक लंबी जिरा चली है और फातिमा बेगम ने कहा कि कोर्ट ये मेरे साथ गलत कर रहा है,
सोशल वेलफेयर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बना है, तो फिर मुसलमान बेटियों का ही जमीन कैसे हड़प रहा है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब आप देखिए कि सेक्शन 7 के आप सब सेक्शन 1 में जाइए, उसमें साफ लिखा हुआ है, एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल देयर नो शैल बी फाइनल, देयर ऑन शैल बी फाइनल। कोई भी कोर्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। ट्रिब्यूनल इनका होगा, कोर्ट इनका। दानिश कुरैशी काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद राशिद जी आपके पास भी आ रहा हूं, वजाद कासमी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जल्दी से काउंटर। देखिए नाजिया इलाही जो कह रही है वो बात बिल्कुल गलत है। कोई भी ट्राइब्यूनल अगर कोई भी जजमेंट देती है तो देखिए, इंटरप्ट मत करिए नाजिया, इंटरप्ट मत करिए। देखिए ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, प्रत्युष बात नहीं हो पाएगी, प्रत्युष बात नहीं हो पाएगी। झूठ ना कहें दानिश भाई, झूठ ना कहें। 2003 का केस गलत नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड केस है। पूरे पेपर लेकर के मैं बैठी हुई हूँ फातिमा बेगम के केस को। दानिश कुरैशी जवाब। जी, अब सवाल यहाँ ये कि आके खड़ा है कि कोई भी ट्रिब्यूनल फाइनल नहीं है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने के रास्ते होते हैं। ये बात झूठ कह रही है नाजिया इलाही। दूसरे नंबर की बात कि अभी तिवारी जी कह रहे थे कि पूरा का पूरा गांव दे दिया। मैं आपको अहमदाबाद का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूँ जिसमें पूरा वासना हिजरती गांव था, 60,000 करोड़ रुपए का वहां पे मुसलमान आबादी नहीं है, लेकिन आज तक 1 रुपया दिया नहीं गया। और ये सुनिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप वक़्फ़ में अगर ठीक है, आप चाहे नहीं है, ठीक है। जी न्यूज़।